लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 साल से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों को लेकर बात करते आए हैं और खासतौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेकर हमने कई कई कोणों से बात की है। इस समय जब भारत में धर्म का उन्माद सत्ता के संरक्षण में गहराता जा रहा है, जनता को भ्रमित करने की नित नई साजिशें सत्ता के संरक्षण में की जा रही हैं, तो सवाल यह है कि जनता का सुख क्या है, जनता का हित क्या है, जनता के वास्तव में सुखमय जीवन का विकल्प क्या है। इस महत्वपूर्ण चिंतन के पक्ष पे आज फिर एक बार हमारे साथ बात करने के लिए प्रख्यात मार्क्सवादी चिंतक, लेखक, ट्रेड यूनियन लीडर, कॉमरेड दृष्टचंद प्रजापति जी, डीसी प्रजापति जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड प्रजापति जी, इस कार्यक्रम में आपका फिर एक बार स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल जी, सलाम। लाल जी सलाम कॉमरेड। कॉमरेड प्रजापति जी, पिछले 2-3 साल में आपकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें आई हैं और अभी पिछले दिनों फिर एक आपकी पुस्तक सुखमय जीवन का विकल्प प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक भी हम लोगों के सामने है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी है। आपने इस पुस्तक में भी जीवन क्या है, भाववादी दृष्टिकोण क्या है, भौतिक दृष्टिकोण क्या है और जनता का वास्तविक हित किस तरह से भौतिकवादी विचार और भौतिकवादी दर्शन में है, आपने बहुत समझाती हुई बात की है। मैं चाहूंगा कि इस पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में और आज के हमारे समय के संकटों के परिप्रेक्ष्य में, जनता के संघर्षों के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे विस्तार से बात करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि सुखमय जीवन का विकल्प क्या है और आपने पुस्तक आखिर क्यों प्रस्तुत करी। मैं चाहूंगा विस्तार से आप इस बारे में बताइए और आपकी ये पुस्तक किस तरह से आज के हमारे संकट के समय में जनता के पास एक वैचारिक हथियार के रूप में इस पुस्तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताइए। आपका स्वागत है कॉमरेड डीसी प्रजापति जी। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद कॉमरेड। जी जी ऐसा है कि जो एक किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी बता दी है, मेरे पास भी रखी है मैंने किताब। जी मैं भी आज दिखा देता हूँ इस किताब को। जी तो जी ये जी जी किताब एक्चुअल, जो इसका नाम के बारे में आपने पूछा, मैंने भी बहुत सोचा था कि क्या नाम रखे, फिर ये सुखमय जीवन का विकल्प नाम रखा। हमें जी चाहते थे कि नाम ऐसा रहे कि हमारे सारे साथी, उस आम जनता भी उस बात को समझे जो हम समझाना चाहते हैं। जी एक्चुअल क्या है, ये किताब दर्शन के ऊपर है, फिलॉसफी के ऊपर है। जी और इस किताब में जो हमारा दर्शन है, भारतीय दर्शन है, और इसके अलावा जो दुनिया के दर्शन है, उसमें जी दो तरीके के दर्शन हैं। एक जी दर्शन को हम भाववादी दर्शन कहते हैं, दूसरे जो दर्शन है उनको भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। जी तो जो भाववादी दर्शन है और भौतिकवादी दर्शन है, इन दोनों में जी दो तरीके की अलग अलग तरीके की जीवन का विकल्प है। जी जैसे भाववादी दर्शन इस पूरे संसार को, जो हम जीवन जी रहे हैं, भौतिकवादी जीवन है, जो भौतिक जी जीवन है हमारा, जी इस जीवन को वो जो है नारकीय जीवन बोलते हैं, जी दुखमय दुनिया बोलते हैं। और जी उनका सुखमय दुनिया कौन सा है? वो स्वर्ग में है, कहीं ऊपर है, जिसको मोक्ष की दुनिया कहते हैं, उसको सुखमय जीवन कहते हैं। जी उनके हर ग्रंथ में जितने भी भाववादी दर्शन हैं, मैं केवल जी हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी भाववादी दर्शन हैं, सभी जी दर्शनों के अंदर यही समझ है कि जी वो उनका ये दुनिया जो है, ये दुखमय दुनिया है, और जो ऊपर वाली दुनिया है वो उनका सुखमय दुनिया है। दूसरा जो भौतिकवादी दर्शन है, वो दर्शन भारतीय दर्शन के अंदर भी जो भौतिकवादी दर्शन रहे हैं, वो दुनिया के जो जी भौतिकवादी दर्शन है, वो इसी जी दुनिया को सुखमय दुनिया बोलते हैं। जी इसी दुनिया को, इसी जीवन को सुखी जीवन बनाने का बारे में बोलते हैं। जी तो इस तरीके की दो तरीके की दर्शनों के अंदर समझ है। एक दर्शन है इस दुनिया को, इस संसार को दुखमय संसार कहता है। जी दूसरा एक दर्शन है जो इस दुनिया को, इस जीवन को सुखमय जीवन का कहता है, सुखमय जीवन बनाने का
बात करता है, कोशिश करता है। जी इसीलिए हमने इस किताब का नाम सुखमय जीवन का विकल्प रखा है, जी ये जी समझती नाम रखने के पीछे, जी क्योंकि जी जो भौतिकवादी दर्शन है वही सुखमय जीवन का विकल्प प्रस्तुत करता है। जी जी इसलिए इसका नाम जो है सुखमय जीवन का विकल्प रखा। जी ये तो जी नाम के बारे में है, हो सकता है जी कि आप समझ पाए होंगे, हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। जी 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 इस किताब के पीछे लिखने की समझ ये थी कि बहुत समय से हमारे देश के अंदर का जो माहौल है, जी आजकल लोग मुद्दों से ज्यादा विचारों के बारे में बहुत बहुत ज्यादा उनकी चाहत है, इंटरेस्ट है, जी डिस्कशन जी करते हैं, लंबी बहस करते हैं, मगर जी विचारों की जो बेसिक समझ है वो लोगों को नहीं है। जी खास तौर से उस तरीके के विचारों समझ को कि ये विचार पैदा कैसे हुए, कहाँ से पैदा हुए, जी किसने पैदा कर जी दिए, जी क्यों पैदा हुए, विकास क्रम में ये सब क्यों हुआ, इसकी जरूरत कैसे जी पड़ी। जी तो ये सब जब हम सोचते हैं तो इस तरीके से हमको ये समझ में आता है कि हमको इन सारे सवालों को जवाब हम तलाशते हैं। जी तो हमको ये लगा कि जो बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर एक पुस्तक लिखनी चाहिए, जी जिससे सारे हमारे जो साथी हैं वो इस पूरे दर्शनों का सभी तरीके का जो समझ है उनके अंदर विकसित हो सके, और जी तार्किक तरीके से जो सत्य बात है उसको जी हमारे लोग समझ सकें, समझ जी करके आम जनता के बीच में बहस कर सके। तो इस जी समझ के साथ साथ ही इस किताब को हमने लिखा। इस जी किताब के अंदर जो बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा रखना चाहता हूं, जी 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 क्योंकि इस किताब के अंदर जो बेसिक चीजें हैं उसको हमने 4-5 हिस्सों में बांटा है। जी और ये किताब का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो है आएगा जिसका नाम होगा ये सृष्टि कैसे पैदा हुई, क्योंकि सारी थ्योरियां सृष्टि कैसे पैदा हुई उसके साथ ही बनती हैं। उस पे हमारा काम जी अभी चल रहा है, थोड़ा टाइम जी लेकर के हमारा ये दूसरा किताब आएगा। ये दोनों जी किताबों में हम इस पूरी विचारधारा के पार्ट को कवर करेंगे। जी अभी बीच में हम दो ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंदात्मक भौतिकवाद के ऊपर भी छोटी छोटी सी किताबें आने वाली हैं, क्योंकि जी ये वैचारिक समझ हमारे साथियों को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जी हमने प्लान किया है कि हम ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है उसको भी एक सरल भाषा में लिखेंगे। दूसरा जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है जिसको समझना बहुत जरूरी है वो भी बहुत सरल भाषा में छोटी सी किताब आएगी। तो अब ये जी 4 छोटी छोटी किताबें बीच में आएंगी जिससे हमारे लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। जी जी तो साथ ही इस किताब पे मैं वापस आता हूँ कि इस किताब का लिखने का जो पर्पस था इसमें हमने कुछ अलग अलग हिस्सों में इसको लिखा है। जी मुख्य बात क्या है कि आदमी के दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं, इस बात को जी हमको जी समझना है। हर जी मनुष्य के दिमाग को विचार से कंट्रोल करते हैं। आदमी का जी दिमाग, मस्तिष्क विचार से जी कंट्रोल होता है। जी विचारों को किस तरीके से बनाया जाता है, आदमी जी का शरीर का कैसा संबंध है, आदमी मनुष्य का जी शरीर कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, उसके जी आंख का क्या काम है, दिमाग का क्या काम है, हाथ का क्या काम है, ये सारी समझ हमको विचार से शरीर कैसे चलता है पहले जी हिस्से में हमने ये समझाया है। जी क्योंकि हमको ये समझना है साइंस के रूप से, भौतिकवादी रूप से, कि शरीर जी एक भौतिक रूप है और इसका पूरा एक तरीके से इसकी कार्य करने की एक पद्धति है। शरीर जी के हर अंग का अपना एक अस्तित्व, अपनी एक जिम्मेदारी है जो जी वो जी पूरी करता है। इसलिए जी पहला हमने इस बात को अच्छी तरीके से समझाया। जी दूसरा जो हिस्सा है कि इस विचारों को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, जी दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं। जी तो इसमें मुख्य रूप से हमें ये समझना है कि विचारों को जो कंट्रोल करने का काम है वो, जी दिमाग को जो कंट्रोल करने का काम है वो विचारों से किया जाता है। विचार शब्द के रूप में, जी विचार कैसे स्थापित होते हैं दिमाग में, वो शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में, लिपि जी के रूप में। जैसे हम आज बात कर रहे हैं आपसे, तो मैं जो बोल रहा हूं ये भाषा, ये लिपि में हर शब्द का अपना एक प्रतिबिंब है, हर शब्द की अपनी एक ताकत है। जैसे मैंने भौतिकवादी दर्शन बोला तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगी। जैसे मैंने आपको ये दुनिया बोला, संसार बोला, तो आपके दिमाग में संसार का एक नक्शा आएगा। यानी बात ये समझने की जरूरत है कि मनुष्य का दिमाग भाषा से, लैंग्वेज से, बोली से
इससे ऑपरेट होता है। और ये अगर सीधी भाषा में हम समझने की बात करें तो मनुष्य का दिमाग का जो मनुष्य का दिमाग का जो भाषा है वो जो है, जैसे जी कंप्यूटर में कोडिंग होती है ना, जी कंप्यूटर में हम कहते हैं ना कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, तो जी कंप्यूटर की जो भाषा से कोडिंग होती है, वो कोडिंग होने के बाद से कंप्यूटर वैसे ही चलता है। वैसे ही जी हमारा दिमाग के अंदर जो भाषा होती है उसका बहुत प्रमुख रोल है, शब्द का जी बहुत प्रमुख रोल है। तो ये जी भाषा से हमारे दिमाग में जो शब्दों से विचारों को डाला जाता है और उन विचारों से दिमाग चलता है, ऑपरेट होता है, उसी जी तरीके से विचार फिर काम करता है। तो जी मुख्य बात यह है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना, फिर इसी विचारों को थ्योरियों के रूप में गढ़ा गया दिमाग को जी कंट्रोल करने के लिए। समझ जी गए? हम यहां तक आ जी गए हैं इसमें। तो जी दिमाग को कंट्रोल करने के लिए भाषा, शब्द ये गढ़े गए हैं और इन्हीं भाषा और शब्दों से विचारों को गढ़ा गया है और जी विचारों से फिर विचारधाराओं को गढ़ा गया है और विचारधाराओं से फिर मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति को गढ़ा गया है और जी उसी तरीके से फिर उसके दिमाग को कंट्रोल करके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको जीवन, एक तरीके जी का जीवन जीने की पद्धति से चलाया जाता है। जी हर एक विचारधारा का अलग अलग जीवन जीने का पद्धति है। जी जैसे जी हिंदू दर्शन का जो भारतीय दर्शन है उसके अंदर उनका जीवन जीने का पद्धति अलग है। जी जैसे हम इस्लाम दर्शन की बात करते हैं तो उनका जीवन जीने का पद्धति अलग है। जी ईसाई धर्म के अंदर जीवन जीने का पद्धति अलग है। तो ये जी जितने तरीके के विचार और विचारधाराएं हैं सबके अंदर उनका जीवन जीने का पद्धति अलग अलग है। जी इसलिए विचार भी अलग अलग है और विचारधाराएं भी अलग अलग है। आगे जी चल के ये सारी चीजें दो हिस्सों में बढ़ती हैं, एक जी भाववादी दर्शन के रूप में, एक भौतिकवादी दर्शन के रूप जी में। और विकास क्रम हमको ये दिखाता है कि जो भाववादी दर्शन है ये दर्शन जी हमेशा शासकों का दर्शन रहा है। सही भाववादी बात दर्शन को पाला पोसा और आगे बढ़ाया है जो शासक और शोषक वर्ग थे सही बात पूरा दुनिया के अंदर। जी उन्हीं के लिए ये भाववादी दर्शन सहायक दर्शन था। उन्होंने जी इस दर्शन को अपने फायदे के हिसाब से बहुत सारे सुधार किए। यानी जी हम इतिहास में ये देखते हैं कि दुनिया में जो दर्शन है उसके दो स्वरूप हैं, भाववादी दर्शन और भौतिकवादी दर्शन। जी जो भाववादी दर्शन है उसका वर्गीय चरित्र, वर्ग के रूप में ये दर्शन शोषक और शासक वर्ग के साथ हमेशा रहा है। इस सही बात बात को है हमको वाह अच्छी तरीके से समझना है। जी दूसरा जी जो दर्शन है भौतिकवादी दर्शन, जी भौतिकवादी दर्शन हमेशा आम जनता का दर्शन रहा है। जी भौतिकवादी दर्शन के केंद्र में आम जनता के हित रहे हैं। जैसा जी भाववादी दर्शन में शासक और शोषक वर्ग के हित प्रमुख हैं, उसी जी तरीके से भौतिकवादी दर्शन के अंदर आम जनता के हित प्रमुख हैं। इसलिए सही जो बात भी भौतिकवादी दर्शन के दार्शनिक पूरी दुनिया में रहे हैं उन जी पर शासक वर्ग ने भयंकर हमले किए हैं, जी बार जी बार उनके विचारों को नष्ट किया है, जी बार बार उनको खत्म किया है। जो भी विकास क्रम जी में भौतिकवादी दार्शनिक हुए हैं उनके जी ऊपर भयंकर जुल्म हुए हैं। ये जी सारी जानकारी इस किताब के अंदर है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जी 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 बहुत ही विकास के हिसाब से। जी तो हम ये जो आपको समझा रहे हैं कि जो दो तरीके के दर्शन है, एक दर्शन आम जनता का दर्शन है, एक दर्शन शासक और शोषक वर्ग का दर्शन है। तो जी पूरी धारा, पूरी विचारधारा, पूरी राजनीति इन्हीं दो केंद्र बिंदुओं पर केंद्रित है जी और दो केंद्र बिंदुओं के साथ में सब चीजें घुली हुई हैं। जैसे जी आज हम पूंजीवादी व्यवस्था को देखते हैं तो इसके साथ में धर्म होगा ही, जी ये पक्का है। सही बात पूंजीवादी व्यवस्था के साथ में धर्म होगा ही। हमारे जी देश में आज हिंदू धर्म प्रमुखता से उनके जी साथ है और आप पाकिस्तान में चले जाओगे तो इस्लाम धर्म प्रमुख उनके साथ है। जी जी हमारे देश के अंदर जो मुसलमानों के बारे में हिंदू धर्म के लोग कहते हैं, इस सत्ता में जो लोग हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में कहते हैं। तो आप ये समझेंगे कि धर्म राष्ट्रीयता का अभिन्न अंग है। जी दूसरा, आज की तारीख में अगर हम समझते हैं तो इसके तीसरा अंग जो है पूंजीपति है।
जी वहां शोषक, शासक और शोषक था। जी अभी आज की जो वर्तमान राजनीतिक सत्ता है, इसमें शासक और शोषक, शासक राज सत्ता है और शोषक जो है पूंजीपति वर्ग है। और जी आज की जो राज सत्ता है वो किसी पूंजीपति वर्ग की राज सत्ता है। जी तो इसमें मतलब शासक होगा, शोषक होगा और धर्म होगा। जी ये इतिहास के चाहे कोई भी हिस्ट्री पढ़ लेना आप, इसमें जी शासक, शोषक और धर्म होगा ही, ये पक्का है। जी 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 उसी तरीके से जो भौतिकवादी दर्शन है, उसके अंदर आपको आम जनता होगी, आम जनता के हित होंगे, और जो भी विचारक उसमें रहे हैं उन्होंने हमेशा आम जनता को इस विचार से, इस चीज से दिमागी रूप से जो गुलाम बनाया, उससे बाहर निकालने का काम हमेशा भौतिकवादी दर्शन ने किया है। जी जी तो आप देखेंगे कि भौतिकवादी दर्शन का और भाववादी दर्शन का टक्कर, टकराव हमेशा हुआ है, जी बहुत तेजी के साथ हुआ है। जी दूसरा इसी के साथ में, इसमें जैसे मैंने आपको थ्योरियां समझाई हैं, मैंने इसमें जी समझाया है कि कौन सी, ऐसे भारतीय दर्शन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है कि कौन सी थ्योरी कब पैदा हुई, ये आत्मा का सिद्धांत कब आया, परमात्मा का जी सिद्धांत कब आया, जी किसने पैदा किया, ये जी जी पुनर्जन्म की थ्योरी कौन लेके आया, जी कब जी आई ये पुनर्जन्म की थ्योरी, जी कर्म जी सिद्धांत की थ्योरी कौन लेके आया, और इन जी थ्योरियों से मनुष्य के दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं, वाह वाह इसके बारे में बहुत विस्तार से इस किताब में लिखा जी हुआ है। जी जी अब आगे हमने इसको समझाते हुए मुख्य रूप से इसमें जो लोकायत एक किताब है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी की, जी उसमें विकास क्रम है इतिहास का, उसकी मैंने एक पार्ट को लिया है कि जी दुनिया का जो है, जैसे जब खेती का विकास हुआ है, खेती के विकास के बाद से एक अलग तरीके का समाज का निर्माण हुआ, और जी उस खेती के विकास के बाद से पूरी तरीके से खेती पर पूरे सारे व्यवस्थाएं, सारे जो है चीजें खेती पर केंद्रित हुई। जी जी ठीक कहा आपने कि सारी विचारधाराएं खेती पे केंद्रित रही और खेती की व्यवस्था को भी हमको मानव जाति के विकास क्रम के रूप में ही उसको हमको देखना चाहिए, क्योंकि खेती से कर्म का सिद्धांत जो उसका सीधा सीधा संबंध है। यहाँ मैं आपकी इस पुस्तक का एक पाठ का मैं पाठ करना चाहूंगा। एक चैप्टर है जिसमें एक प्रश्न है कि आर्थिक प्रगति और वैज्ञानिक चेतना के बिना क्या सुखमय जीवन संभव है। तो इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से समझाते हुए कहा है कि आज के समय में मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए रुपया बुनियादी शर्त है, क्योंकि रुपयों से ही उसकी सभी जीवन उपयोगी वस्तुओं को खरीदना होता है। इसलिए रुपया ही मनुष्य के जीवन का स्तर भी तय करता है। जितना रुपया मिलेगा उसी स्तर का उसका जीवन होगा। तो रुपया कैसे मनुष्य के जीवन में मिलता है, कितना रुपया मिलेगा, ये कौन तय करता है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब है कि ये सब राजसत्ता तय करती है, केंद्र और राज्य की सरकारें तय करती हैं। कुल मिला के मनुष्य का जीवन स्तर कैसा होगा ये सरकारें तय करती हैं। इसमें किसी तीसरी शक्ति या ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती है। आम जनता को रुपया देना और छीन लेना दोनों ही तंत्र सरकार के पास होते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन की दुर्दशा का कारण मूलतः ये सरकारें ही हैं। सरकार में बैठे लोग ही सब कुछ निर्धारित करते हैं। कुल मिलाकर रुपया के बिना सुखमय जीवन हो ही नहीं सकता। दरअसल असल में आर्थिक पक्ष के ये सवाल ही मुख्य सवाल हैं और इनकी कर्ता धर्ता ये सरकारें हैं, यानी ये राजनीति है। इनको ठीक से समझने के लिए एक और पुस्तक राज करने की नीति की किताब को पढ़ना चाहिए। देखिए इसमें बहुत अच्छे से समझा के कहा गया है कि जब भी मनुष्य भूखा होता है तो वही मनुष्य क्रांति करता है। भूख मनुष्य से किसी भी हद तक जाने के लिए विवश कर देती है। जब भी आम जनता की भूख तृप्त नहीं हुई तब तब हथियार बंद क्रांति हुई और व्यवस्था में परिवर्तन हुए। भूख
बुझाने के लिए भोजन, शरीर ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, ये तीनों रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य के लिए बुनियादी जरूरत है। ये संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिले बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए इन सरकारों ने न्यूनतम वेतन बनाया है ताकि श्रमिकों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ इतने संसाधन दो कि ये जीवित रह सकें और काम करने लायक इनका शरीर बना रह सके। लेकिन जब न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता तब मनुष्य का जीवन नारकीय बन जाता है। वह जरूरतों में तरह तरह की कटौती करता है, ज्यादा समय तक काम करता है, ज्यादा मेहनत करता है। मनुष्य का जीवन अति श्रम जी, से थोड़ा दुखी डिस्टरबेंस हो की। जाता है। जब मजदूरों की दुर्दशा बढ़ती है तभी पूंजीपतियों के मुनाफे भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए ये पूंजीवादी व्यवस्था ही मनुष्यों के जीवन की दुर्दशा का मुख्य कारण है। मैं आपके इस पुस्तक का एक पाठ प्रस्तुत कर रहा था जिसमें जी जी एक जी। प्रश्न है कि आर्थिक प्रगति और वैज्ञानिक चेतना के बिना सुखमय जीवन असंभव है, प्रश्न था। तो इस प्रश्न के जवाब में जो आपने बहुत सहजता से समझाया, मैं उस बात का उल्लेख कर रहा था। हाँ, तो आप जो अपनी बात कह रहे थे कि भौतिकवादी दर्शन का महत्व क्या है, और भारतीय संदर्भ में भी चारवाक की परंपरा को भी हम भौतिकवादी दर्शन के रूप में ही देखते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी जैसे मैंने आपको बताया, इस किताब के अंदर चारवाक दर्शन के बारे में बहुत जी विस्तार से जी जानकारी है, जी जी बहुत डिटेल्स में है। जी चारवाक के दर्शन को हमने बहुत मेहनत की है, उसमें बहुत सारे तथ्यों जी को निकाला है, बहुत जानकारी जी जुटाई ताकि हमारे साथियों की को इसकी जानकारी हो सके। जी भौतिकवादी दर्शन जो चारवाक का है, वो चारवाक का दर्शन बहुत ही तार्किक दर्शन है, जी बहुत ही तार्किक दर्शन है। जी और जो भारतीय दर्शन में भी हम देखते हैं कि जो पुराने दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन है, तो जी पुराना वो भी मतलब उसमें भी ईश्वर नहीं है, जी सारे वैज्ञानिक दर्शन है। और जी ये 8वीं शताब्दी के बाद ये सारे दर्शन जी जो है ना, उसके बाद से इनमें परम पुरुष और परम सत्य और ये सारा चीजें जोड़ी गई। तो जो जी भारतीय दर्शन में खासतौर से भौतिकवादी दर्शन है, जिसमें चारवाक का दर्शन है और उसमें गौतम बुद्ध का दर्शन है और महावीर का दर्शन, जी जिसमें चारवाक का दर्शन बहुत ही प्रमुख है। जी और हमने फिर आगे इस किताब के अंदर ये भी समझाया है कि चारवाक जी के दर्शन में और जो है और जो कार्ल मार्क्स का दर्शन है, जी मार्क्स का जो दर्शन है, उसके अंदर जी भी क्या समानता है और क्या जी अंतर है, ये भी इसमें जी समझाया है। जी क्योंकि चारवाक का दर्शन पदार्थवादी दर्शन है, कार्ल जी मार्क्स का दर्शन भी पदार्थवादी दर्शन है। जी फाइनली देखो, जो चारवाकों ने हमारे देश के अंदर बहुत पहले कहा था, फाइनली जो मार्क्स की थ्योरी है उसके अंदर भी निष्कर्ष के तौर पर वही सिद्धांत है। जी तो हम ये मार्क्स के दर्शन में और चारवाक के दर्शन में क्या फर्क है, ये भी हमने समझाया। जी दूसरा, जी गौतम बुद्ध का जो दर्शन है उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा समझना है। जी गौतम बुद्ध का दर्शन पूरा शुद्ध भौतिकवादी दर्शन नहीं है। जी गौतम बुद्ध का दर्शन पदार्थवादी दर्शन नहीं है, जिस तरीके जी से चारवाक है। जी गौतम बुद्ध का दर्शन भौतिकवादी दर्शन और ये भाववादी दर्शन के बीच का रास्ता है, जी ये बीच का रास्ता है। और इस जी किताब के अंदर हमने पूरा टॉपिक लिखा है जी कि ये जो है मतलब चारवाक के दर्शन में और गौतम बुद्ध के दर्शन में, इनमें दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, जी किस तरीके जी से ये दोनों दर्शन जो है अलग अलग तरीके से अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस जी किताब के अंदर हमने उसको भी बहुत विस्तार से समझाया है। आप इसको जी जी पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो हमारे जी साथी खासतौर से बुद्ध दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो जी जानकारी उसके अंदर है। जी उसके अलावा साथियों, इसमें एक और बहुत एक किताब है जो टोनी जोसेफ जी हैं उसके राइटर, आरंभिक भारतीय। जी इसके अंदर जो है जो अनुवांशिकी है, जो डीएनए वाली जी टेक्नोलॉजी है, उससे जी पूरे दुनिया के इतिहास को समझने का एक पूरा रिसर्च है। बहुत जी सारे रिसर्च है उसके अंदर। तो वो जी जो रिसर्च है, उस रिसर्च के अंदर हमारे देश के अंदर मतलब आरंभिक भारतीय पहले कौन थे, कहाँ से आए, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, पैदा होने के बाद से मनुष्य का भारत
हमारे इसमें कैसे आया, कैसे उसने यहाँ अपनी सभ्यता का विकास किया, पहले कौन आए, फिर उसके बाद कौन आए। ये आर्य जो है, आर्यों का जो बात है, आर्य हमारे देश में कब आए, इसके तथ्यात्मक प्रमाण है। डीएनए से जो रिपोर्ट है, डीएनए की रिपोर्ट, उससे तथ्यात्मक प्रमाण है कि किस तरीके से आर्य हमारे देश में कब आए, हमारे देश का मूल निवासी कौन है, किस तरीके से नस्लें हमारे देश में आई हैं। और बहुत सारी नस्लें, हमारे देश का जो नस्ल है वो मिश्रित है। और पूरे तरीके से जो है बहुत अलग अलग तरीके के ग्रुप्स आए हैं हमारे देश में। जो हमारे देश का जो है पर्यावरण या वातावरण ऐसा है कि जो यहाँ आया यहाँ से वापस गया नहीं, यहीं रह गया हो। और जो अपनी हड़प्पा की सभ्यता के बारे में है, बहुत सारी डिटेल्स जानकारी है। तो इस जानकारी को भी हमारे साथी इसमें अपने इसमें समझ के लिए स्थापित कर सकते हैं। उसके अलावा साथियों, इसके अंदर हमने किस तरीके से जो सुखमय जीवन के लिए आर्थिक पक्ष को भी डाला है कि पैसे का क्या रोल है। पैसे के बिना सुखमय जीवन नहीं हो सकता, सिर्फ विचारों से हम जिंदा नहीं रह सकते। भौतिक वस्तुएं चाहिए हमें, भौतिक संसाधन के लिए, जैसे आज की तारीख में पैसा चाहिए, पैसे के बिना सुखी जीवन नहीं हो सकता। इसके बारे में भी हमने इस किताब में बहुत सारे आर्टिकल लिखे, बहुत अच्छी तरीके से समझे। उसके अलावा साथियों, इसके अंदर हमने मार्क्स की जो दो प्रमुख थ्योरियां हैं, जिसको हम एक ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं, दूसरा द्वंदात्मक भौतिकवाद कहते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद में एक्चुअल वो मानव इतिहास का विकास क्रम, तो हमने कोई इसको मानव इतिहास के विकास क्रम नाम से एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हमने पूरी चीजों को समझाया। इसी तरीके से प्रकृति के जो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, वो प्रकृति के विकास क्रम का सिद्धांत है। तो हमने एक टॉपिक इसमें दिया है प्रकृति के विकास क्रम का सिद्धांत। उसके अंदर पूरा द्वंदात्मक जो सिद्धांत है उसको समझाया है। इस तरीके से साथियों, इस किताब के अंदर बेसिकली 65 आर्टिकल है, 65 आर्टिकल है। 65 आर्टिकल में सारा चीज समझाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि हमारा कोई भी साथी इस किताब को पूरा पढ़ लेगा तो उसको तथ्यात्मक रूप से सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही ताकतवर तरीके से उसका दिमाग बहुत ही ताकतवर हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, समझ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप किसी भी तरीके की बहस कर पाओगे, किसी भी तरीके की बहस किसी भी लोगों से कर पाओगे। तो इस तरीके से इस किताब के अंदर बहुत सारी चीजों को डाला हुआ है। किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। हमारी किताबें सारी महत्वपूर्ण है, अलग अलग टॉपिक पर है। अभी ये किताब जो दर्शन को समझना चाहता है, भौतिकवादी दर्शन को समझना चाहता है, उसके लिए ये किताब सबसे बेस्ट किताब है। और इसके अलावा साथ में जो हमने अभी इसकी जो दूसरी किताब आएगी, बचा कुचा पार्ट, उसमें दूसरी किताब में सृष्टि कैसे पैदा हुई, उस किताब के अंदर सारी चीजें होंगी। ये दो किताब के अंदर पूरा चीज कवर कर देंगे हम। आपको दर्शन में ये दो किताबें आप पढ़ लोगे तो उसके अलावा कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा समझ है, टारगेट है, ताकि हमारे साथियों को पर्याप्त मात्रा में सारा मटेरियल मिल सके। ये किताब पढ़ने के बाद आप किसी भी जी नहीं, वो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था, आपसे बातचीत अपनी चिंताओं को साझा भी करना चाहता हूँ कि वो लोग जो सत्ता के संरक्षण में और धर्म के उन्माद के कारण भाववादी दर्शन की चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको भाववादी दर्शन से बाहर निकालकर भौतिकवादी दर्शन की तरफ ले जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? किस वैज्ञानिक समझ और किस प्रगतिशील मूल्य और किस जीवन आचरण और जीवन पद्धति की आवश्यकता है? आप क्या सोचते हैं? जी साथी, ऐसा है इसमें, देखो जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया, किसी आदमी को अगर चेंज करना या चेंज होना चाहता है तो उसके दिमाग में विचारों में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति बदलेगा नहीं। हाँ, सही बात है। और विचारों को बदलने के लिए आपको विचारों को समझना पड़ेगा। जब तक आप विचारों को आपका दिमाग नहीं समझेगा तब तक आप बदल नहीं सकते हो। इसलिए विचारों को समझने के लिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेगी। जैसे हमारी ये किताब है,
अगर आप कोई भी साथी ये किताब पढ़ लेगा तो उसको बहुत सारी चीजें उसकी क्लियर हो जाएंगी, विचारों वाले पार्ट में उसका दिमाग क्लियर हो जाएगा, भौतिकवादी दर्शन पे उसका विश्वास बढ़ जाएगा, भाववादी दर्शन के जो षड्यंत्र हैं उनको समझ जाएगा अच्छी तरीके से। तो विचार ही मनुष्य के दिमाग को बदलते हैं। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि लोगों को पढ़ने का और समझने का जो है जो कमी हो गया है, जो लोग आज की तारीख में पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, उन साथियों को बदलना बहुत मुश्किल हो। इसीलिए हमारे बहुत सारे कम्युनिस्ट भी हैं जो पूरे जीवन कम्युनिस्ट रहे हैं, मगर उनके जिंदगी से बहुत सारे विचार हैं जो निकले नहीं, और वो कर्मकांड को भी मानते हैं, भले ही वो कम्युनिस्ट हैं, पूरे जीवन कम्युनिस्ट रहे, बहुत मेहनत करी, मगर उनके दिमाग से ये जो भाववादी दर्शन के विचार है वो निकले नहीं। निकले इसलिए नहीं कि उनके दिमाग को कोई ऐसा विचार नहीं मिला जो उन विचारों को रिप्लेस कर सके, उनके दिमाग को समझा सके कि ये विचार ठीक नहीं है, एक्सेप्ट करा सके। तो उसके लिए जरूरी है ये साथी कि हमारे साथियों को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ में तार्किक रूप से समझना पड़ेगा, तभी परिवर्तन होगा। और बहुत चिंता का विषय है जो आज की तारीख में है, खासतौर से वामपंथी जितने भी पार्टी हैं, संगठन है, सबके अंदर पढ़ने की चेतना कम हो गई, पढ़ने की चेतना कम हो गई, सुनने की चेतना कम हो गई। व्हाट्सएप पे जो आता है थोड़ा उंगली करके देख लेते, बस उसी को संपूर्ण नहीं है। आपको किताबें पढ़ना पड़ेगी, आपको लंबे लंबे वीडियो सुनना पड़ेंगे, तभी जाके हमारे लोगों को सब चीज समझ में आएगी, नहीं तो तब तक समझ में नहीं आ सकती। दूसरा है जो लीडरशिप में लोग हैं, मैं तो किताबें लिख रहा हूँ, छाप रहा हूँ, बेच रहा हूँ, लोगों को से बात करता हूँ, मेरी बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से बात होती है, मैं कह रहा हूँ बहुत कमी है कॉमरेड, बहुत कमजोरी है। और ये कमजोरी सही करे बिना हम आरएसएस जैसे संगठन से नहीं लड़ सकते। बिना वैचारिक रूप से जब तक हम ताकतवर नहीं होंगे हम नहीं लड़ सकते भाई। हमारा कैडर खड़ा नहीं रह सकता जब तक हम दिमाग से यहाँ से नहीं होंगे। सबसे पहले तो लीडरशिप के जो लोग हैं हमारे, उन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किताबों को देखने ही नहीं चाहते, अब की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ बस आंदोलन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंदोलन के बिना तो आगे को छूना नहीं है, मगर जैसे आंदोलन महत्वपूर्ण है वैसे ही विचार और वैचारिक समझ चेतना को विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो सिर्फ आंदोलन ही करते रह जाएंगे, हम ना विचार को आगे बढ़ा पाएंगे ना विचारधारा को आगे। एक मेरा निवेदन और है, सारे जितने बुद्धिजीवी है उनसे हमको सीखना चाहिए, विचारधारा के स्तर के जीवन जीने की पद्धति को इजाद करना चाहिए भौतिकवादी दर्शन से। ये भौतिकवादी दर्शन के जो बुद्धिजीवी है उनका ये काम है, उनका ये जिम्मेदारी है। एक ऐसा जीवन जीने का पद्धति विकसित करना चाहिए जिसमें परिवार जुड़ सके, बच्चे बच्चियों की शादी हो सके, हम अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकें, बहस कर सकें। तो इस तरीके से एक पूरा जीवन जीने का पद्धति विकसित करने का जरूरत है। इसके लिए जो भी बुद्धिजीवी हैं उनका ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे एक दर्शन विकसित करें इस तरीके का जिसके अंदर लोग जुड़ सकें। तो ये सारी चीजें करने का जरूरत है, बहुत सारा वैचारिक पक्ष में बहुत काम करने की जरूरत है कॉमरेड, बिना उसके करे बिना हम खड़े नहीं रह पाएंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी ताकत से जो सारी चीजें, पहले तो वैचारिक एकता, इतने सारे संगठन है कम्युनिस्टों के, सबको एक विचार के साथ खड़ा करना पड़ेगा, एक विचार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक जैसा हमारा रणनीति होना चाहिए। ये कौन करेगा? ये हमारे लोगों को करना पड़ेगा। जब हम तभी जनता में हम विश्वास पैदा कर पाएंगे। हमारी विचारधारा का विश्वास हमारे नेता ही को नहीं है तो क्या जाके जनता को समझाएगा, कैसे समझाएगा? उसको खुद को विश्वास नहीं है, खुद को ट्रस्ट नहीं है, वो दूसरे को कैसे समझाएगा? तो ये सारे काम हमको करना पड़ेंगे, हम तो कर रहे हैं। मैंने ये लक्ष्य लिया है अपने जीवन में, मैंने लक्ष्य लिया मैं बहुत सारी किताबें लिखूंगा, बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। अभी हमने एक विचार मंच करके एक हमने चालू किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें बहुत सारे वीडियो चर्चाएं करेंगे, वैचारिक चर्चाएं करेंगे, बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं।
तो जी जितना नॉलेज की चीजें हम उसको जनरेट करेंगे, पैदा करेंगे, जी मगर बाकी अच्छी सब बात साथियों का जिम्मेदारी है। जैसे किताबें जी लिखी हैं तो किताबें सारे लोग खरीदें, प्रचार प्रसार करवाएं, मैं तो नहीं कर सकता ना अकेला, जी ये सबका जिम्मेदारी है। अगर हम जी करेंगे व्यापक, ये वो हथियार हैं जिनसे हम लड़ पाएंगे, जी जनता को जी के जी साथ खड़े हो पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे। तो ये जी हथियार सब ले और जाना पड़ेगा हमको, कौन ले जाएगा? हमारे साथियों को ले जी जाना पड़ेगा। सही बात तो है ये आपने सारी चीजें ठीक कॉमरेड जो आगे करना जी जी पड़ेंगी। मुझे आपने उम्मीद ठीक है कि कहा आपका जो कॉमरेड बिल्कुल बिल्कुल और मेरा तो कहना है कॉमरेड कि इस दक्षिणपंथी फासीवाद का मुकाबला केवल वामपंथ ही कर सकता है। तो जी वामपंथ जी के साथियों पे ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि जी वैचारिक जी रूप से और ज्यादा समृद्ध और परिपक्व होके हम इस मानवता को, भारत को फासीवाद और दक्षिणपंथी ताकतों के शिकंजे से बचाएं। इसके लिए हमको वैचारिक रूप से और ज्यादा प्रभावी, मजबूत, प्रखर होना पड़ेगा। और इस सब के होने में आज कॉमरेड प्रजापति जी जो आपसे बातचीत हुई और जो आपकी पुस्तक है सुखमय जीवन का विकल्प, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और आज की ये बातचीत भी एक वैचारिक कार्यशाला के दस्तावेज के रूप में भी हमको आज की बातचीत को देखना चाहिए। तो आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। कॉमरेड डीसी प्रजापति जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। लड़ेंगे और जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल लाल सलाम, सलाम, लाल सलाम, लाल लाल सलाम, सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम।